हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। इससे पिछली क्लास में हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लिया था और आज हम उससे संबंधित जो निर्वात की वैद्युशीलता है जिसे हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, आज हम उसके मान के, मात्रक के और विमा के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकशीलता की। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका नियम था? बायो सेवर्ट नियम। और इस बायो सेवर्ट नियम में जो म्यू नोट है, इस म्यू नोट का नाम ही क्या था? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो इस सूत्र में जो ये टर्म्स आ रही है म्यू नोट, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो म्यू नोट के मान की बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू कल हमने निकाली थी या प्रयोगों द्वारा निकाली गई है, वो म्यू नोट अपॉन 4 पाई है की वैल्यू है कितनी? 10⁻⁷। और यहाँ से म्यू नोट कितना आ जाएगा? 4 पाई इधर गुना में, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये जो मान आ चुका है किसका है? म्यू नोट का। अब इसके बाद हम जब इस म्यू नोट की इस सूत्र से विमा निकालेंगे, सॉरी मात्रक निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें एक बात याद रखनी होगी कि हमारे पास बी का मात्रक होना चाहिए, आई का मात्रक होना चाहिए और एल का मात्रक होना चाहिए और नीचे आर का। अब सबसे महत्वपूर्ण है बी क्या होता है? चुंबकीय अक्षेत्र। और इस चुंबकीय अक्षेत्र का मात्रक निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, यहां से B बराबर कितना बन जाएगा? F आई एल साइन थीटा बटे में आ जाएंगे तो आई एल साइन थीटा। अब यदि मैं इसका मात्रक लिखूं तो B का मात्रक क्या बनेगा? B का मात्रक, तो B के मात्रक के लिए F का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, I क्या है? वैद्युत धारा है और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद कौन है? एल लंबाई होता है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और साइन थीटा एक कौन है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। मतलब थीटा का रेडियन होता है लेकिन साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, जो कि एक शुद्ध अनुपात है। तो अब आपके पास यहां से बी का मात्रक निकल चुका है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो म्यू नोट के मात्रक के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि बी बराबर, मतलब डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मात्रक किसका लिखना है? म्यू नोट का। तो इसके मात्रक के लिए हम इन सभी के मात्रक यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे सबसे पहले किसका मात्रक लिखेंगे, या आप ये कर लीजिए कि म्यू नोट बराबर निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ से जो म्यू नोट की वैल्यू आई कितनी? 4 पाई और आर स्क्वायर इसकी गुना में जाएगा, मतलब डी बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में आई डी एल साइन थीटा। तो डी बी का मात्रक आपने क्या लिखा है? भी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए जिससे आसानी रहे आपको समझने में
कि डीबी का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और गुना में किसका लिखोगे आप, 4 पाई का। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का क्या लिखोगे, आर एक प्रकार की यहाँ पर दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 4 पाई का नहीं होगा, किसका होगा, आर का होगा, मीटर, और इसका क्या है, स्क्वायर, बटे में आई का मात्रक वही एम्पियर है, डीएल लंबाई है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। साइन थीटा एक प्रकार का शुद्ध अनुपात है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आपकी वैल्यू कट हो रही है, ये मीटर स्क्वायर से 1 मीटर ये कट गया, और 1 मीटर ये कट गया, एम्पियर एम्पियर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो म्यू नोट का मात्रक होगा वो कितना बन जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, म्यू नोट की विमा। अब जब आपके पास जो आपने मात्रक ये निकाला है, ये सारा क्या है, इसके आप सभी पदों का विमा को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे न्यूटन है, न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल एल टी की पावर -2, और नीचे एम्पियर है, एम्पियर क्या होती है, ए स्क्वायर, इसका यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये स्क्वायर ऊपर जाकर पावर कैसे हो जाएगी, माइनस, यानी कि एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2। तो ये क्या बन चुका है, म्यू की विमा कितनी, एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2। ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, ठीक, क्योंकि इससे हर साल कुछ ना कुछ इसका कभी मात्रक पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या इसकी विमा को पूछ लेता है। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट में संबंध। तो इसके बाद क्या है, म्यू नोट तथा एप्सिलॉन नोट में संबंध। अब म्यू नोट आप जानते हैं क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये वैद्युतशीलता है और ये चुंबकशीलता है। अब आपने इस वैद्युतशीलता के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर पढ़ रखा है 9 गुना 10⁻9, और इसका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, इसका मात्रक आपने क्या लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है इतनी बात, यह आपने समीकरण फर्स्ट मान ली। अब मैं अगर यह मान लिखूं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7, और इस पूरे का जो मात्रक है वो क्या निकाला है आपने, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड कर दीजिए, यानी मतलब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग दे दीजिए करने पर। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और बटे में म्यू नोट अपॉन 4 पाई बराबर, इधर क्या है, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और बटे में 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कट, इसकी म्यू नोट की एप्सिलॉन नोट की गुना हो जाएगी,
तो 1/μ0 एप्सिलॉन नोट। 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा प्लस, और 9 और 7 16, तो 9 गुना 10⁻16, ये आपका क्या है न्यूटन, और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, एम्पियर ऊपर, तो क्या लिखेंगे हम एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इस कूलाम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इस कूलाम स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर होता है IT, I की विमा क्या होती है A, मतलब मात्रक, और T का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर, सेकंड स्क्वायर इसका यहाँ पर है ही, तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर भी कट। अब आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो ये है 1/μ0 एप्सिलॉन नोट बराबर 9 गुना 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर, अब वर्गमूल लेने पर एक का वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल ऐसे लिखेंगे कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 10⁻16 क्या बन जाएगा 16 का आधा 10, 16 का आधा कितना 8, तो 10⁻16 कब बन गया 10⁸, इसका वर्गमूल जब लेंगे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब ये वैल्यू जो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मान किसका होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिसे कैसे प्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट बराबर C, ठीक है। इसका दूसरा रिजल्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/, अगर वर्क करें μ0 एप्सिलॉन नोट बराबर C स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कल हमने एक बात देखी थी कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है एक सदिश राशि, तो उसकी दिशा भी होगी। तो जैसे ये चालक तार है, और इसमें मैं धारा किधर प्रवाहित करूं नीचे से ऊपर की ओर, और इसके पास ये इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूं, तो कैसे करूंगा, इसके लिए हमारे पास जो है वो है दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब इस नियम में क्या करते हैं, इस नियम में जैसे हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको बिल्कुल ऐसे, मतलब अंगूठा और फैली हुई उंगलियां परस्पर लंबवत हो। कौन कौन, अंगूठा और फैली हुई उंगलियां कैसे हो परस्पर लंबवत, ये। अब इसमें जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये जो उंगलियां होंगी ये उस बिंदु की ओर होंगी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब इस हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, ठीक, हथेली के लंबवत, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप उंगलियों को उनको ऐसे मोड़ोगे, तो जो उंगलियां इधर मुड़ेंगी वो किसकी दिशा होगी, ये होगी इस पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बात समझ में आ रही है। यदि हम हाथ को ऐसे करें, ये अंगूठा धारा की दिशा में हो, ये उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत, मतलब ऐसे किया, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या करेंगे हम इस नियम में कि यदि अपने दाएं हाथ के
अंगूठे तथा अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत हो। ठीक, यानी कि अंगूठे को और अंगुलियों को कैसे फैलाए, बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत। तब यदि अंगूठा धारा की दिशा एवं फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो हम बात ये कह रहे हैं कि यदि अंगूठा धारा की दिशा में फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तब हथेली के लंबवत धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब यदि आप तार को कागज के तल में रखेंगे, तार को किस में रखेंगे, कागज के तल में, तो यहां से दो बात होंगी। जैसे तार है, अब हम नियम लगाकर देखते हैं। जैसे आपने हाथ ऐसे कर लिया, सबसे पहला कार्य आपका है कि हाथ ऐसे फैलाने के बाद आप अंगूठा धारा की दिशा में करोगे ये, ठीक है, और ये उंगलियां किसकी तरफ, बिंदु की ओर, तो ऐसे हो गया, उंगलियां बिंदु की तरफ, धारा ऊपर है तो हाथ ऐसे। अब हथेली किधर जा रही है, नीचे। मान लिया अगर ये बोर्ड कागज का तल हो तो हथेली किधर बता रही है, देखिए जैसे ये है, अगर ये उंगलियां आप मोड़ो इस तरह करे तो इस तरह करने पर कागज इस बोर्ड के तल में बताएगा कि इधर होगा अंदर की ओर, मतलब नीचे की ओर। तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना हो कि जब भी हथेली ऐसे रखी जाए, मतलब ये हिस्सा आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, और इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर को अब इतना लंबा तो आप लिख नहीं सकते, तो इसे एक छोटे से प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है कि ऐसे गोला करके और उस पर क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, गोला करके क्या कर देते हैं, क्रॉस। अब मान लिया कि इस तार के इधर कोई बिंदु है और इस पर भी आपको क्या करना है ज्ञात, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह आपका बिंदु P था और ये बिंदु P डैश है। तो कैसे करेंगे, वही हाथ ऐसे फैलाएंगे, ऐसे फैलाते समय क्या करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा, और ये जो उंगलियां है किसकी ओर करेंगे, बिंदु की ओर। अब बिंदु किधर है, अब की बार तार से इधर है तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हथेली क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड बता रही है ऐसे, तो इसका मतलब कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब यहाँ दो बात होगी, या तो नीचे की ओर होगी कागज के तल के लंबवत, या ऊपर की ओर होगी। अब ऊपर की ओर को कैसे प्रदर्शित करेंगे आप, इस गोले के अंदर ये डॉट रखकर, यानी कि अपने आप ही प्रतीक बन जाएगा कि यहाँ पर जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कागज के तल के लंबवत
ऊपर की ओर। ठीक है, अब आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल इसका तार का एक और लेकर दिखा देते हैं आपको, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब की बार हमने जो वायर बनाया था वो ओरिएंटल बनाया था, ऊर्ध्वाधर। अब की बार हम जो बनाएंगे वो अक्षैतिज बनाएंगे। मतलब आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट है ए, उसमें हम वायर ऐसे ले रहे हैं और इसमें जो धारा है वो इस साइड है, मतलब ए से बी की ओर या बी से सी की ओर मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया है। धारा किधर बह रही है? इधर। तो आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये पी और एक पॉइंट ये पी डैश। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। कैसे बताएंगे? हाथ आपने ऐसे किया अंगूठा धारा की दिशा में, तो अंगूठा धारा की दिशा किधर है? इस साइड, तो ऐसे। ठीक है, ऐसे करने के बाद जब ऐसे कर लोगे आप ऐसे, अब आपको मान लिया इस बिंदु पे देखनी है, तो क्या करोगे? अब अंगूठा आपका इसी साइड रहना चाहिए, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि अंगूठा किधर? धारा की दिशा में, और उंगलियां किधर? उस बिंदु की ओर। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे करने पर हथेली दिख रही है आपको, तो हथेली दिखने का मतलब क्या है कि कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, मान लिया इस बिंदु पर करनी होती, ये तो ऐसे रखना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसे हो जाएगा, मतलब इस प्रकार आप रखोगे। ठीक है ना, धारा की दिशा, उंगलियां नीचे, चूंकि बिंदु नीचे है अब की बार, तो हथेली आपको दिख ही नहीं रही, पीछे से दिख रहा है, तो इसका मतलब कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, तो ऐसे। ठीक है, मान लिया इसी का उल्टा कर ले हम, अगर बी पॉइंट में ये धारा नीचे की तरफ प्रवाहित कर दे, तो बिंदु P और बिंदु P डैश, हाथ ऐसे किया अंगूठा धारा की दिशा में, मतलब नीचे करना पड़ेगा अंगूठा। अब इस बिंदु पर करोगे तो ऐसे रखोगे, क्योंकि उंगलियां बिंदु की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली दिख रही है, तो इस बिंदु पर क्या होगी? कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। इस बिंदु पे देखोगे अंगूठा नीचे, उंगलियां बिंदु की ओर, तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। तो ऐसे करने पर हथेली आपको दिख नहीं रही, मतलब कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ऐसे। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आज के जो लेक्चर है उसमें आप चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और वैसे तो देखा जाए तो उसके अनुप्रयोग में दो आर्टिकल है। ठीक है, एक वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का, और एक वृत्ताकार कुंडली की, मतलब एक तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और एक वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर। लेकिन हम आपको केवल एक आर्टिकल करवाएंगे और एक आर्टिकल ही दोनों आर्टिकल होगा, मतलब एक को याद कीजिए और उससे आपके दोनों आर्टिकल का काम करेगा। पेपर में आपको दो आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए आपका इतना था। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में।